प्रोफेसर मीड ने 4 तत्वों को अपने मॉडल में महत्वपूर्ण माना है और उनकी भूमिका का वर्णन किया है। पहला तो है शुद्ध पूंजी स्टॉक की मात्रा, दूसरा इन्होंने श्रम की उपलब्ध मात्रा को लिया है, तथा तीसरा जो है वो प्राकृतिक संसाधन जैसी भूमि इत्यादि की उपलब्धता को महत्वपूर्ण माना है। चौथा और अंतिम तत्व जो इन्होंने बताया वो है तकनीकी ज्ञान की स्थिति, जो कि जिसमें निरंतर सुधार होता चला जाता है। तो आइए देखते हैं मीड का मॉडल। मीड मॉडल का मुख्य उद्देश्य यह प्रकट करना था कि संतुलन वृद्धि की प्रक्रिया में जो सरल आर्थिक प्रणाली होती है उसका व्यवहार क्या होता है। इसके लिए मीड ने कुछ मान्यताएं ली हैं। ये मान्यताएं इस प्रकार हैं। पहला, बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता लेके चलते हैं। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है अर्थव्यवस्था में। तीसरा, अर्थव्यवस्था में 2 ही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुएं। चौथा है, मशीनें ही पूंजी का एकमात्र रूप होती हैं और इसमें सभी मशीनों को एक जैसा मान लिया गया है। छठवां है, उपभोग वस्तु की कीमतें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं। सातवां है, भूमि तथा श्रम का पूर्ण उपयोग किया जाना संभव होता है। आठवां है, अल्पकाल और दीर्घकाल में कभी भी मशीनों का अनुपात बदला जा सकता है। और नौवां है, पूर्ण स्थानापन्नता। यह मान लिया गया है कि पूंजी वस्तुओं तथा उपभोग वस्तुओं के बीच उत्पादन में पूर्ण स्थानापन्नता होती है। और इन्होंने मूल्यह्रास की भी मान्यता लेके चलते हैं। इनका कहना है कि प्रतिवर्ष मशीनों की कुछ प्रतिशत जो है वो घिस जाता है, जिसके कारण उन मशीनों को पुनः स्थापन करने की आवश्यकता होती है। मतलब प्रतिवर्ष कुछ मशीनें जो होती हैं घिस जाने के कारण स्थान परिवर्तित करना पड़ता है उन्हें। अब हम ये देखते हैं कि मीड ने क्या मॉडल दिया। मीड ने जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने अर्थव्यवस्था में शुद्ध उत्पादन के लिए 4 तत्वों को महत्वपूर्ण माना। मतलब इन पर जो अर्थव्यवस्था का उत्पादन है वो निर्भर करती है। वो पहला इन्होंने माना मशीनों के रूप में उपलब्ध शुद्ध स्टॉक। दूसरा इन्होंने माना उपलब्ध श्रम की मात्रा। तीसरा, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता कितनी है। और चौथा, तकनीकी ज्ञान जिसमें निरंतर सुधार होता रहता है। फिर इसी को इन्होंने एक फंक्शन उत्पादन फलन के द्वारा भी दर्शाया है। y = F KLNT। मतलब जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो फंक्शन है KLNT का। यहाँ पर K जो Y का मतलब तो समझ आ रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय है। K से मतलब पूंजी की वर्तमान स्टॉक या मशीनों से है। L से मतलब श्रम शक्ति से है। और जो N है भूमि व प्राकृतिक संसाधन को बताते हैं, तथा T जो है वो तकनीकी ज्ञान को बताता है। तो ये कहना चाह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में जो आय है वो निर्भर करती है श्रम, पूंजी और इन प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता कितनी है और वहाँ पर तकनीकी ज्ञान कितना है, उन सब पर निर्भर करती है। फिर इसके बाद कि मीड ये बताते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस प्रकार से प्रभावित होती है इन चारों फैक्टर से। और इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया है। इसमें इन्होंने ये मान लिया है कि जो K, L और T में वृद्धि होती है और बाकी जो भूमि और प्राकृतिक संसाधन है वो स्थिर रहते हैं। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया, del y = MPPK del K + MPPL del L + del y डैश। यहाँ डेल जो है वो किसी भी फैक्टर में वृद्धि को दर्शाता है। MPP के मतलब पूंजी की सीमांत उत्पादकता, MPPL मतलब कि श्रम की सीमांत उत्पादकता, डेल के मशीनों के स्टॉक में वृद्धि को दर्शाता है। डेल L जो है डेल L और T के स्थान पर Y डैश को यूज किया गया है। और डेल Y जो है तकनीकी प्रगति के कारण वार्षिक उत्पादन में वृद्धि को बताता है। मतलब जब इन साधनों की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है तो जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी निश्चित रूप से होती है, ये कहना चाह रहे हैं। अब यदि उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर हमको ज्ञात करना है तो सभी समीकरण के दोनों पक्षों को y से भाग देने पर यह समीकरण हो जाएगा। पहले ये पहला समीकरण था, इसमें सभी पक्षों को y से भाग देंगे। del y/y MPPK/y del K प्लस MPPL/y और del L फिर del y डैश/y। और फिर इसके बाद पूंजी स्टॉक
और श्रम की आनुपातिक वृद्धि दर को भी दिखाया जाए तो ये फॉर्मूला इस तरह, समीकरण इस तरह हो जाएगा, डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू MPP के अपॉन वाई और डेल के अपॉन के प्लस MPPL अपॉन वाई डेल L अपॉन L प्लस डेल वाई डैश अपॉन वाई। यहाँ पर जो y है वो स्मॉल है और ये तकनीकी प्रगति को बताता है ना, और I को नहीं बता रहा, I वाला नीचे को बता रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं ये समीकरण को आसान करने के लिए अगर डेल यहाँ पर ये देखते हैं कि जो डेल y अपॉन वाई है वो उत्पादन की अनुपातिक वृद्धि दर को दिखा रहा है। समीकरण को आसान करने के लिए इन्होंने इसको y से दर्शाया है। फिर डेल के अपॉन के जो है पूंजी की अनुपातिक वृद्धि दर को दर्शाता है, इसको k से, और डेल l अपॉन l श्रम की अनुपातिक वृद्धि दर को बताता है जिसे स्मॉल l से दर्शाया है, और डेल y डैश अपॉन y जो है वो तकनीकी प्रगति को दर्शाता की आनुपातिक वृद्धि को दर्शाता है और इसे स्मॉल r से दिखाया गया है। तो ये नया समीकरण इस प्रकार हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू के प्लस क्यू एल प्लस आर। यहाँ ये समीकरण क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो आय में वृद्धि की दर है मतलब y है, वह पूंजी के आनुपातिक सीमांत उत्पादन द्वारा भारित योग मतलब u, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की दर मतलब k, जमा श्रम के सीमांत उत्पादन द्वारा भारित जनसंख्या की वृद्धि दर मतलब q, और L जमा तकनीकों में वृद्धि दर R का योग है। मतलब कि ये समीकरण बता रहा है कि पूंजी के अनुपातिक सीमांत उत्पादन का जो भारित योग होता है वो, और पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की दर जमा श्रम की सीमांत उत्पादन में वृद्धि के कारण जो भारित जनसंख्या की वृद्धि दर होती है उसके और तकनीकी में वृद्धि दर का योग होती है। दूसरा, इन्होंने प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के हिसाब से भी कुछ इक्वेशन दिए हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय होती है वो सही मापक नहीं होती है वृद्धि का, इसलिए प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए इन्होंने कुछ समीकरण दिए जो कि इस प्रकार है, y माइनस डेल एल इज इक्वल टू यू के प्लस क्यू एल प्लस आर माइनस वन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यू के माइनस 1 प्लस क्यू एल प्लस आर, फिर यू के माइनस एल 1 माइनस क्यू 1 प्लस आर। यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस क्यू और जो एल है वो घटते प्रतिफल को बताता है, जबकि श्रम की मात्रा जो है वो बढ़ती रहती है। इस तरह से देखते हैं, इन्होंने पूंजी संचय को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इनका कहना था कि वास्तविक वृद्धि जो होती है वो पूंजी संचय की दर पर निर्भर होती है। पूंजी संचय जो है वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो इन्होंने फिर इसका एक पूंजी संचय जो होता है उसको इस प्रकार दर्शाया है, यू के इज इक्वल टू MPP के अपॉन वाई डेल के अपॉन के और के इंटू के। तो क्या होता है कि जो पूंजी स्टॉक में वृद्धि की दर होती है वो बचत के बराबर होती है, इसलिए इस समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल के इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यू के इज इक्वल टू MPP के अपॉन के इंटू SY अपॉन के इंटू वाई। फिर और दूसरे तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं, यू के इज इक्वल टू MPP के S और फिर अंततः u के इज इक्वल टू VS। यहाँ पर जो V है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को बता रही है। मतलब कि MPP के नहीं लिख के इन्होंने लिख लिया है, V से दर्शाया गया है और S सेविंग को बताता है। अब आधारभूत समीकरण जो था हमारा ये वाला, u के इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू यू के माइनस 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस आर। तो इस स्थान पर जो यू के है वहां VS रख देंगे तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू VS माइनस 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस आर हो जाता है। इसके बाद मीड ने तकनीकी प्रगति का महत्व बताया। इसमें ये मानते हैं कि जनसंख्या और
जब आर और एस स्थिर मान लेते हैं, मतलब जनसंख्या में वृद्धि दर और तकनीकी प्रगति को स्थिर मान लेते हैं, और फिर उससे क्या होगा, जो बचते बढ़ती हैं, पूंजी निर्माण होता है, लेकिन पूंजी के लगातार बढ़ने से पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है कम हो जाती है, और इससे क्या होगा कि पूंजी निर्माण कम हो जाता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि यदि पूंजी के स्थान पर श्रम को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो तकनीकी प्रगति है वो वृद्धि दर में सहायक होगी। और फिर इन्होंने समीकरण दिया y इज इक्वल टू वी एस प्लस आर, मतलब कि जो पूंजी आय में वृद्धि की दर है वो तकनीकी प्रगति और जनसंख्या की दर में वृद्धि पर निर्भर करती है। माफ कीजिएगा, जनसंख्या की दर यदि स्थिर रहे तो जो वृद्धि है वो पूंजी संचय की दर और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करती है। मतलब y इज इक्वल टू वी एस प्लस आर का मतलब है कि जनसंख्या स्थिर मानते हुए जो आय है वो निर्भर करेगी पूंजी संचय की दर और तकनीकी प्रगति पर। तकनीकी प्रगति को इस चित्र के माध्यम से भी समझाया है। पहले ये देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू वी एस, y इज इक्वल टू वी एस नया इक्वेशन इसलिए क्योंकि अगर तकनीकी पिछले समीकरण में हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू वी एस प्लस आर, तो उसमें तकनीकी प्रगति स्थिर नहीं थी। अब यदि उसको भी स्थिर मान ले तो ये फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू वी एस, मतलब आय जो है वो पूंजी संचय की दर पर निर्भर करेगी। फिर आगे चलते हैं। इन्होंने जो तकनीकी ज्ञान है उसको पूंजी निर्माण में सहायक बताया है, उसको इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर हम कुल पूंजी स्टॉक को दर्शाते हैं और ओ वाई अक्ष पर कुल उत्पादन को दर्शाते हैं, यह वार्षिक उत्पादन है। इसमें देखिए दो उत्पादन फलन है। पहला है F1, OF1 जो कि पहला उत्पादन फलन है एक वर्ष का, किसी एक वर्ष का। यहाँ पर ये जो उत्पादन फलन का ढाल है वो नीचे की ओर झुकता हुआ इसलिए है क्योंकि ये उत्पत्ति ह्रास नियम को बताते हैं, मतलब धीरे धीरे उत्पादन जो है वो कम होता जाता है। तो पहले वर्ष देखिएगा जब कुल पूंजी स्टॉक जो था वो ओके था, तो कुल उत्पादन जो था के ए तक था। फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, पूंजी स्टॉक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो यहाँ पर उत्पादन है वो कम होता जाता है क्योंकि पूंजी की सीमांत क्षमता भी घटती जाती है। तो ए बिंदु की तुलना में सी बिंदु पर उत्पादन कम होता है। फिर दूसरे वर्ष जब तकनीकी ज्ञान की वजह से क्या होता है, उत्पादन में जो है वृद्धि होती है। यहाँ देखिएगा दूसरा उत्पादन फलन जो है वो F2 है, जो कि दूसरे वर्ष के उत्पादन फलन को दर्शा रहा है और ये तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप निर्मित उत्पादन फलन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले जो उत्पादन फलन था वहां पर उत्पादन ओ के पूंजी स्टॉक पर ए था जो कि बढ़कर ए बी हो जाते हैं, मतलब इसमें ए से लेके बी तक की वृद्धि होती है। इसी तरह अगर पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो सी की तुलना में डी बिंदु जो है वो अधिक उत्पादन देता है। तो ये तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप वृद्धि दर में मतलब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ती है, ऐसा मीट कहते हैं। आगे मीट सतत आर्थिक वृद्धि की अवस्था को बताते हैं। इसमें जनसंख्या के आनुपातिक दर को इसमें जनसंख्या की आनुपातिक दर जो बढ़ रही थी एल दर से, उसको स्थिर माना गया है और आर मतलब तकनीकी प्रगति को भी स्थिर माना है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय को भी स्थिर माना है, मतलब सभी में एक स्थिरता रहेगी। इसके लिए इन्होंने 3 आवश्यक दशाएं मानी हैं, जिसमें पहला है आवश्यक साधनों के बीच स्थानापन्न की सभी लोचें इकाई के बराबर होंगी। दूसरा है कि तकनीकी प्रगति जो है मतलब आर सभी साधनों के प्रति तटस्थ होगा। और तीसरा है बचाए हुए लाभ मतलब SV, बचाए हुए मजदूरी मतलब SW और बचाए हुए लगान मतलब SG के अनुपात स्थिर हो जाएंगे। तो कुल बचत का अनुपात भी राष्ट्रीय आय में स्थिर हो जाता है। तो इसको सूत्र से इस तरह दर्शाया गया, S इज इक्वल टू SV U प्लस SW Q प्लस SG Z। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, Y इज इक्वल टू UK प्लस QL प्लस R। जो समीकरण था वो इसमें U, Q और L और R जो है वो स्थिर है, जबकि K इज इक्वल टू डेल K अपॉन K इज इक्वल टू I इज इक्वल टू S, Y इज इक्वल टू S अपॉन
k इज इक्वल टू डेल के अपॉन आई इज इक्वल टू एस और इज इक्वल टू एस अपॉन के। तो ये समीकरण ये कह रहा है कि जब y अपॉन के तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पूंजी स्टॉक की जो दर है अर्थात k है वो राष्ट्रीय आय की वृद्धि के दर के बराबर हो, तब राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर स्थिर रहेगी। इसी को इन्होंने सतत आर्थिक वृद्धि की अवस्था कहा है। मतलब कि y के स्थिर रहेगा जब तक कि पूंजी स्टॉक की वृद्धि दर और राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती है। इसके बाद क्रांति की वृद्धि की दर बताते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, सतत आर्थिक वृद्धि की दर जो है डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल के अपॉन के होता है। लेकिन मीट कहते हैं कि पूंजी स्टॉक की एक क्रांतिक वृद्धि दर होती है और यह तब संभव होती है जब y इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए होता है और a इज इक्वल टू होता है क्यू एल अपॉन आर अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू एल प्लस आर अपॉन 1 माइनस यू होता है। तो इसको इन्होंने क्रांतिक वृद्धि की दर। मीट जो है अस्थिरता की स्थिति को बताते हैं। जैसा कि देखें कि सतत वृद्धि के दर में किसी भी प्रकार के विचलन होने से अस्थिरता होगी, ऐसा मीट का कहना था। और ये विचलन इस प्रकार से हो सकता है कि पूंजी स्टॉक की वृद्धि दर और जो आय की वृद्धि दर है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो ये आर्थिक सतत वृद्धि के इस मार्ग से हट जाएगी और अस्थिरता आ जाएगी। इसके लिए इन्होंने कहा कि पूंजी स्टॉक की दर वृद्धि दर के जिसे हम के कहते हैं, तो डेल के अपॉन के इज इक्वल टू एस वाई अपॉन के जब ज्यादा हो जाएगा क्यू एल प्लस आर अपॉन 1 माइनस यू से, मतलब कि पूंजी की वृद्धि दर यदि आय की वृद्धि दर से अधिक होती है तो इसमें क्या होगा, ऐसी स्थिति में बचत बहुत अधिक हो जाएगी और पूंजी की वृद्धि जो है वो कम हो जाएगी और ये तब तक होती जाएगी जब तक कि इसकी वृद्धि दर जो है आय के बराबर नहीं आ जाती है। इसी तरह दूसरी स्थिति इन्होंने बताया जब आय में वृद्धि जो है वो अधिक हो जाती है, मतलब क्यू एल प्लस आर अपॉन 1 माइनस यू अधिक हो जाता है पूंजी निर्माण से, तो ऐसी स्थिति में आय तेजी से बढ़ती है और बचत बढ़ेगी। इससे क्या होगा, पूंजी स्टॉक की दर भी है जो बढ़ेगी और ये तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि ये आय में वृद्धि के बराबर नहीं हो जाती है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि अगर अस्थिरता होती भी है तो आपसी शक्तियों के द्वारा जो है पुनर्संतुलन हो जाता है। मीट के सिद्धांत की फिर आलोचना भी की गई। पहली आलोचना ये थी कि ये जो सिद्धांत है वो पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, इनका मॉडल जो कि वास्तविक स्थिति नहीं होती है। दूसरा था स्थिर प्रतिफल, इन्होंने सभी पैमाने के प्रतिफल को स्थिर मान लिया है जबकि ऐसा नहीं होता है। और तीसरा मशीनों की पूर्ण लोचता, इन्होंने ये बोल दिया कि सभी मशीनें एक जैसी उत्पादन करती हैं तो ये अवास्तविक मान्यता लगती है। चौथा अनिश्चितता को कोई स्थान नहीं। कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि इन्होंने सभी चीजों को एकदम निश्चित मान लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं माना है जो कि अनिश्चित हो, जबकि व्यवहारिक दुनिया जो है वो अनिश्चितता का तत्व अधिक होता है। फिर बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता ली गई है जिसकी आलोचना की गई और संस्थानिक और स्थानिक तत्वों को महत्व नहीं दिया गया, उसकी उपेक्षा की गई है क्योंकि वृद्धि दर जो है वो स्थानिक तत्वों पर भी निर्भर होता है। तो ऐसा नहीं है कि यह सिद्धांत उपयोगी नहीं है, यह सिद्धांत यह मॉडल जो है इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह काल पर्यंत राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर जनसंख्या, पूंजी संचय और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। और दूसरा यह कि यह सतत आर्थिक वृद्धि की अवस्था जो है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के स्वर्ण युग से अधिक वास्तविक लगता है। धन्यवाद।